टॉपिक है अपन का सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा पढ़ाने के बाद इस पाठ का अगला टॉपिक है बेटा ताप परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की व्याख्या। कि अगर किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाया घटाया जाता है तो उस अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या करनी है। तो हम कैसे करेंगे? ताप बढ़ाने या घटाने से अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह ऐसे क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, मानो 100 गुना तो 200 गुना। अगर किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो दुगुना हो जाता है। इसे ग्राफ द्वारा समझाइए। दोनों का मतलब एक ही है, आंसर दोनों का एक ही है। कैसे करते हैं इसे सुनिएगा। हम जानते हैं कि के समानुपाती टी होता है। जब हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्कर बढ़ती है, टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। टक्करों की संख्या में वृद्धि होने से क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद में बदलते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ये माना जाता है बेटा सभी क्रियाकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा, कोई भी अभिक्रिया है सभी क्रियाकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अणु सक्रिय हो जाते हैं। वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जैसे वो टक्कर करते हैं आपस में सक्रिय होते हैं, सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और क्रियाकारक जल्दी से उत्पाद में बदल जाते हैं। ये पढ़ाई थी मैंने सक्रिय ऊर्जा। कोई भी क्रियाकारी अणु को इसमें बदलने के लिए सक्रिय ऊर्जा जरूरी होती है। ये टक्करों से प्राप्त होती है, ठीक है। जब टक्कर कम होती है, ग्राफ समझाता हूं मैं। 10 डिग्री सेल्सियस, इस ग्राफ को समझिएगा। कई बार एग्जाम में ग्राफ आया है, कई बार एग्जामों में ग्राफ पूछा है। इसको मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख इसको कहा जाता है बेटा। मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण आरेख है ना। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। किस किस के बीच है ये ग्राफ मुझे बताता है कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। इस ग्राफ से समझाता हूँ पहले आपको, है ना। ग्राफ किस किस के बीच है? Ne/Nt, ध्यान रखना। Ne/Nt क्या है? Ne/Nt वो बताता हूँ। कुल क्रियाकारी अणुओं का अंश, कुल क्रियाकारी अणुओं का अंश या प्रतिशत, जो क्रिया कर रहे हैं, कुल क्रियाकारी अणु जो भाग ले रहे हैं उनका प्रतिशत है ये। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारी अणुओं का अंश या प्रतिशत Ne/Nt, जहां Nt कुल अणुओं की संख्या है, Ne सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या है, Ne सक्रिय ऊर्जा, E ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या है, Nt कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या है। ठीक है बेटा। अब यहां जो लिया है वो है मेरी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और कुल क्रियाकारी अणुओं का अंश, इसके बीच ग्राफ हम बना रहे हैं, है ना। अब देखते हैं क्या ग्राफ आता है। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखिए। ग्राफ को समझना है। ग्राफ आता है बस, इसको समझाऊंगा अभी आपको। देखिए एक ग्राफ तो ये है, ये ग्राफ है जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था या T केल्विन था। जब ताप कम था तो उन अणुओं की संख्या ज़्यादा थी जिनकी गतिज ऊर्जा कम थी। यहाँ से यहाँ जाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब ताप T था तो उन अणुओं की संख्या अधिक थी जिनकी गतिज ऊर्जा कम थी। जैसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ा दिया जाता है तो ये ग्राफ बजाय ऊपर जाने के दाहिनी ओर विस्थापित होता है।
दाहिनी ओर, इधर बजाय ये ऊपर जाने के, बजाय ये टॉप पर जाने के, इससे ऊपर जाने के दाहिनी ओर विस्थापित होता है। अब इसको देखिए, ये वो अणु हैं जो T केल्विन पर क्रिया कर रहे हैं। T केल्विन ताप पर क्रिया करने वाले सक्रिय अणु, जिनके पास सक्रिय ऊर्जा है T ताप पर, और ये वो अणु हैं इसके अंदर जो T+10 केल्विन पर क्रिया करने वाले सक्रिय अणु। तो आपने देखा, ये ग्राफ मुझे क्या बताता है कि जब ताप T केल्विन था तो क्रिया करने वाले अणु का आयतन इतना था, लेकिन जब ताप T+10 केल्विन बढ़ता है तो क्रिया करने वाले अणुओं का आयतन इससे डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ये ग्राफ मुझे यही तो बताता है। ये T+10 केल्विन पर क्रिया करने वाले अणु, दोबारा समझ लीजिए ग्राफ को, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख है। Ne/Nt कुल क्रियाकारी अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ है। ये ग्राफ देखिए, जब ताप T था, कम था, तो उन अणुओं की संख्या ज्यादा थी। ये देखो ज्यादा टॉप है, शीर्ष है इसका, जिनकी गतिज ऊर्जा कम थी। ये गतिज ऊर्जा यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है। उन अणुओं की संख्या ज्यादा थी जिनकी गतिज ऊर्जा कम थी। जब अभिक्रिया का ताप 10+T+10 केल्विन बढ़ा दिया जाता है, अभिक्रिया का ताप जैसे ही हमने बढ़ाया तो ये ग्राफ बजाय ऊपर जाने के दाहिनी ओर विस्थापित हुआ, इधर खिसका। और आपने देखा इन दोनों पॉइंटों को, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि जब T केल्विन था तो क्रिया करने वाले सक्रिय अणु इतने थे, और जब ताप 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ा दिया तो क्रिया करने वाले अणु इससे जस्ट डबल हो गए। तभी तो कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप जब 10 केल्विन बढ़ा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। इस ग्राफ से ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ग्राफ आया है कई बार, 2019 में ही ग्राफ आया है, केवल मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख पूछा है। क्वेश्चन आएगा 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, ग्राफ द्वारा समझाइए, या ताप परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होता है, ग्राफ द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। तो हमें एक ग्राफ याद रखना है, इस ग्राफ को कहते हैं, ठीक है, मैक्सवेल ऊर्जा का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना इस पार्ट का सक्रियण ऊर्जा की गणना। ठीक है, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा वितरण आरेख के बाद सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे। सक्रियण ऊर्जा की गणना, दो विधियां हमारे सिलेबस में सक्रियण ऊर्जा की गणना की। एक तो ग्राफीय विधि, ग्राफ से सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, और एक गणितीय विधि, गणितीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा की गणना कभी नहीं आती बेटा, सूत्र आता है इसका लास्ट में, दोनों के सूत्र आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आता है। गणना करना हमें नहीं सीखना है, समझा मैं दूंगा, लेकिन वो आता नहीं है, डेरिवेशन नहीं आती, सूत्र आते हैं। देखो समझाते हैं, ग्राफीय विधि, पहला पॉइंट ये देखिए, सक्रियण ऊर्जा की गणना, ग्राफीय विधि से सक्रियण ऊर्जा की गणना अपन करते हैं ना। पहला है हमारा जो टॉपिक था आरणीय समीकरण, कल पढ़ाया था मैंने आरणीय समीकरण। आरणीय समीकरण होता है K